नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के टॉप 500 एमसीक्यू की सीरीज के इस पहले लेक्चर में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस सीरीज में कुल हम 500 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि जुड़े होंगे हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया से। इससे पहले हमने डिस्कस किया हुआ है इंडियन पॉलिटी से जुड़े हुए जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको, और साथ ही साथ इंडियन नेशनल मूवमेंट से जुड़े हुए जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको भी। वो दोनों सीरीज आपके लिए बेहद हेल्पफुल होगी। आप अगर उसे देखना चाहें तो आप इस चैनल पर जा करके उन्हें देख सकते हैं। आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी इंडियन पॉलिटी के लिए भी और इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए भी। इस सीरीज में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को नहीं डिस्कस करेंगे, बल्कि इस सीरीज में हम नए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और ये पूरी सीरीज एक प्रकार से टेस्ट की भांति होगी, जिसमें कि आप ये पता कर सकते हैं कि आपने हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया को कितने अच्छी तरीके से पढ़ा है या समझा है। तो इसे एक टेस्ट के रूप में लेकर के हम लोग चलेंगे और कुल 500 एमसीक्यूज को इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसी के साथ पहले प्रश्न से हम शुरू करते हैं। तो अब आपको अपने स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा है। मेरे साथ इन प्रश्नों को पढ़ते हुए, इन्हें सॉल्व करते हुए और कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखते हुए आप आगे बढ़ेंगे, ऐसी आप सभी से मैं उम्मीद करता हूं। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस यूरोपवासी ने सर्वप्रथम भारत आकर अपने देश के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? यह पहला प्रश्न है। निश्चित रूप से ये एक आसान प्रश्न है, हम सबको इसका उत्तर पता है कि पुर्तगाल का वास्को डिगामा सबसे पहले भारत पहुंचा और इससे पहले पुर्तगाल का ही एक नागरिक 1487 ईस्वी में बार्थोलोमो डियाज ने उत्तर मासा अंतरद्वीप, यानी जिसे हम जानते हैं केप ऑफ द गुड होप कहा गया है कि केप ऑफ द गुड होप, दक्षिण अफ्रीका के नीचे। तो ये पूरा जो नया मार्ग था उसमें आधे मार्ग तक पहुंचा, यानी केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा बार्थोलोमो डियाज। और उसके बाद फाइनली जो है वास्को डिगामा, कहा जाता है कि एक अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की मदद से यह पहुंचा 17 मई 1498 को कालीकट के बंदरगाह पर। और वहां के जो स्थानीय शासक थे जमोरीन, जिनकी उपाधि थी, उन्होंने इसका यानी वास्को डिगामा का अपने राज्य में स्वागत किया। कहा जाता है कि जब एक वर्ष पश्चात वास्को डिगामा पुर्तगाल लौटा तो उसने अपने यात्रा खर्च को घटा करके, जितना यात्रा वगैरह में खर्च हुआ था उसका आने और जाने में, वो सब हटा करके उसने 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया था। तो ये एक बहुत जो है बड़ी खबर थी यूरोप में कि जो मसालों का व्यापार है भारत के साथ वो बड़ा ही जो है फायदेमंद है। तो ये पूरी कहानी। इसके बाद हम आते हैं दूसरे प्रश्न पे। भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बहुत बार परीक्षा में यूरोपीय यात्रियों के क्रम को पूछा गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश में कई यूरोपीय शक्तियां आईं और जिन्होंने भारत पर अपने एकाधिकार को घोषित करने का प्रयास किया। अंततः भारत रूपी मौके की जो दौड़ चल रही थी उसमें अंग्रेज जीत करके आए। ठीक है, तो ए पुर्तगाली डच फ्रांसीसी अंग्रेज, पुर्तगाली फ्रांसीसी डच अंग्रेज, डच पुर्तगाली फ्रांसीसी अंग्रेज। तो इसका उत्तर है डी। पुर्तगाली सबसे पहले आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए और उसके बाद फ्रांसीसी आए। तो आइए इसकी व्याख्या हम देख लें। तो यहां पर लिखा हुआ है कि कौन सी कंपनी किस देश से संबंधित थी और उसकी स्थापना कब हुई। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इसे कहा जाता था एस्तादो द इंडिया। ये जो है पुर्तगाल की कंपनी 1498। इसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका पूरा नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ये पूरा इसका नाम था। ये 1600 ईस्वी में स्थापित हो गई। हालांकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी स्थापना तो पहले हो गई, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई। तो बीईआईसी की स्थापना पहले हुई लेकिन वो बाद में आई। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, इसके बाद डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी द इंडेस ओरिएंटलेस, ये फ्रांसीसी कंपनी थी 1664 ईस्वी में। तो यहां पर यूरोपीय कंपनियों के भारत आने का क्रम है। पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, और उसके बाद ब्रिटिश आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए, फिर स्वीडिश आए, ऐसे। ठीक है, आइए तीसरे प्रश्न पर हम आते हैं। भारत में पुर्तगालियों का वाणिज्यिक उद्देश्य क्या था? तो भारत में पुर्तगालियों का वाणिज्यिक उद्देश्य क्या था? तो पश्चिमी तट पर क्षेत्रीय अधिग्रहण, वस्त्रों तथा मसालों के व्यापार का अधिग्रहण, भारत के समुद्री व्यापार से अरबों तथा पारसियों का निष्कासन, काली मिर्च तथा अन्य उत्कृष्ट मसालों के व्यापार का अधिग्रहण। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर हमारा डी है, काली मिर्च तथा अन्य उत्कृष्ट मसालों के व्यापार का अधिग्रहण। तो यूरोप में मसालों की बड़ी मांग थी और खास करके काली मिर्च की बहुत मांग थी। और काली मिर्च का यह अर्थ था कि जैसे यूरोप में जब बहुत अधिक ठंड पड़ता है, वहां तो वही मौसम ही है ठंड का, लेकिन जब अत्यधिक ठंड पड़ता है तो मांस को संरक्षित रखने में काली मिर्च और मांस को पकाने में काली मिर्च का बहुत जो है योगदान रहता है, और मसालों का भी। ठीक है, तो इसका उत्तर हमारा है डी। और भी बहुत सारे कारण थे पुर्तगालियों के साथ जो है। सबसे पहले तो इनको एसोसिएट किया जाता है कि ये ईसाइयत को बढ़ावा देने के लिए पूरी दुनिया की तरफ जो है जा रहे थे। और दूसरी चीज ये थी कि ऑटोमन साम्राज्य जो कि कुस्तुनतुनिया पर उसने अपना एकाधिकार कर लिया था, तो पूरा जो है मार्ग आने का पूरा जो है रास्ता अवरुद्ध हो गया था। इधर जो है भारत के साइड में अरबों की शक्ति बढ़ रही थी, तो इन सब चीजों को लेकर के भी इनका मामला था। अगला, निम्नलिखित में से किसने पुर्तगाली सैनिकों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रेरित किया? वास्को डिगामा ने, अल्बुकर्क ने, अल्मेडा ने, त्रिस्वाव द कुन्हा ने। तो इसका उत्तर है हमारा बी, अल्बुकर्क ने। तो अल्बुकर्क को ही भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, और इसी ने यह बात कही कि अब पुर्तगालियों को भारत में बसना है, और इसलिए इतने पुर्तगाली नहीं हैं कि बहुत जो है यूरोप से आए। तो इससे है कि यहीं पर पुर्तगाली सैनिक भारतीय महिलाओं से विवाह करना शुरू करें, और इसी ने सती प्रथा पर रोक लगा दी। क्योंकि सती प्रथा में क्या होता था कि अगर पति मर गया तो पत्नी जो है उसके चिता पर स्वतः जल जाती थी, और ऐसे में जो है इन्होंने गैर कानूनी घोषित किया सती प्रथा को, ताकि जो है महिलाएं अधिक से अधिक बचें। ठीक है, और इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, वो मैं आपसे यहां डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं कि पुर्तगालियों ने गोवा में बहुत अधिक शोषण किया, और ये अल्बुकर्क ही था जिसने की गोवा को जीता था। ठीक है, तो अल्बुकर्क 1509 से लेकर 1515 तक पुर्तगाली गवर्नर था। इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो जीत थी वो थी या उपलब्धि थी बीजापुर के शासक से गोवा को छीन लेना, और इसी ने पुर्तगालियों को भारत में बसने और सैनिकों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रेरित किया, और इसे जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला, आरंभ में यूरोपीय व्यापारियों को रुचि किसमें थी? मसालों में थी, सिल्क में थी, नील में थी, अफीम में थी। तो निश्चित रूप से ए बी सी डी में से जो हमारा उत्तर है, आरंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि निश्चित रूप से मसालों में थी। बहुत लाभ का ये व्यापार था मसालों का। ठीक है, अगला, कलकत्ता को किसने बसाया? जॉन सुरमैन ने, विलियम हॉकिंस ने, जाब चार्नाक ने, सर थॉमस रो ने। तो ए बी सी डी में से जो हमारा उत्तर है ये है जाब चार्नाक ने। तो जाब चार्नाक को कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। आइए व्याख्या देखें। तो 1690 में जाब चार्नाक ने सूतानाती में एक कोठी की स्थापना की, और इसके बाद 1200 रुपए के बदले अंग्रेजों को 3 गांव मिले। ठीक है,
अंग्रेजों को 3 गांव मिले 1698 ईस्वी में, जिसमें एक सूतानाती, दूसरा कालीकता और तीसरा गोविंदपुर या गोविंदपुरी। ये 3 गांवों की जब जमींदारी इनको 1200 रुपए में मिली तो इन्हीं तीनों को मिलाकर के कलकत्ता की स्थापना जो है जाप चारनाक के द्वारा की गई। अगला, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम हुगली में फैक्ट्री की स्थापना के समय फरमान जारी किया जिसके अनुसार कंपनी को 3000 रुपए के नियमित वार्षिक शुल्क भुगतान के बदले में व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया गया? औरंगजेब, शाइस्ता खां, अजीम उस्सान, शाह सूजा। ABCD में से जो हमारा उत्तर है वो है शाह सूजा। शाहजहां के पुत्र शाह सूजा ने ऐसा सी अधिकारिता दी थी। ठीक है, तो शाहजहां के पुत्र बंगाल के सूबेदार शाह सूजा ने 1691 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 वार्षिक कर के बदले कर मुक्त व्यापार का अधिकार दिया था। अंग्रेजों ने 1691 ईस्वी में शाह सूजा की अनुमति से अपनी पहली फैक्ट्री हुगली में स्थापित की। इसके बाद जो है फर्रुखसियर द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो शाही फरमान दिया गया, जिसे ब्रिटिश इतिहास में मैग्ना कार्टा का दर्जा दिया गया, वो इसके बाद जो है प्रदान किया गया। अगला, राजकुमारी कैथरीन के चार्ल्स द्वितीय से विवाह के अवसर पर ब्रिटिश को बंबई दहेज में दिया गया था। तो प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि राजकुमारी कैथरीन कहां की थी? चार्ल्स द्वितीय से उनका विवाह हुआ था, जो ब्रिटेन के राजकुमार थे, और इस विवाह में चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बंबई मिला था। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भारत की हो गई थी उस समय कि यहां से हजारों मील दूर यूरोप में 2 राजसी परिवारों में विवाह हुआ और उस विवाह में भारत के एक भूखंड बंबई को दहेज के रूप में दिया गया। तो ये प्रश्न है, फ्रांसीसियों ने दहेज में दिया, डेन्स ने दिया, पुर्तगालियों ने दिया, डचों ने दिया? तो इसका उत्तर है सी, पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को बंबई दिया। चार्ल्स द्वितीय कौन थे? तो ये ब्रिटेन के राजकुमार थे। शादी किससे हुई? तो पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से ये इनका विवाह हुआ। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, या आप में से ऐसी कहानियां होंगी आप लोगों के पास, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। भारत में बड़े बड़े जमींदारों ने भी गांव के गांव भी दहेज में दिए हुए हैं। तो भूखंड देने की दहेज में एक परंपरा थी। तो चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों ने बंबई दहेज में दिया। उस समय बंबई पे पुर्तगालियों का अधिकार था। और आगे जाकर के चार्ल्स द्वितीय ने 1668 में वो जो है BEIC को बंबई दे दिया और तभी से BEIC वहां पर जो है इस्टेब्लिश हो गई। 10 पाउंड ये किराए पर दिया गया था बंबई चार्ल्स द्वितीय के द्वारा। ठीक है, तो 1661 में यह विवाह हुआ था पुर्तगाल की राजकुमारी और चार्ल्स द्वितीय के बीच। पुर्तगालियों ने बंबई अंग्रेजों को दहेज में दिया। आगे जाकर चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर जो है BIC यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अगला प्रश्न, डचों ने बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया था? बंदेल, पिपली, हुगली, श्रीरामपुरा। तो इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। यह नहीं पूछा जा रहा है कि डचों ने भारत में अपना पहला कारखाना कौन सा स्थापित किया था, बल्कि पूछा यह जा रहा है कि डचों ने बंगाल में अपना पहला कारखाना कौन सा स्थापित किया था। तो डचों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहां स्थापित किया था, यह आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बाकी इसका 9th का उत्तर है बी। तो पिपली में डचों ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। ठीक है, तो 1927 में डचों की बंगाल में प्रथम कंपनी पिपली में स्थापित हुई और इसका उद्देश्य था कि दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीपों से हम व्यापार सुगमता पूर्वक कर सकें। सन 1653 में चीनसुरा, यह भी बंगाल में डचों के द्वारा अपनी व्यापारिक कोठी यहां भी स्थापित की गई और यहां पर जो दुर्ग निर्मित हुआ वो गुस्ताबुल फोर्ड के नाम से जाना गया। तो ये फैक्ट्री जो होती थी, चाहे वो अंग्रेजों की हो, पुर्तगालियों की हो,
डचों की हो। ये फैक्ट्री का मतलब यहाँ कोई उत्पादन की क्रियाएं नहीं होती थी, प्रोडक्शन यहाँ नहीं होता था, बल्कि ये सब ट्रेडर्स थे। तो माल ले करके माल को बेचना यही इनका काम था। तो इन फैक्ट्रीज में माल रखा जाता था और जो है इनके कर्मचारी रहते थे। बाद में इन्होंने सेनाएं भी रखनी शुरू की, तो इनकी सेनाएं भी यहां रहती थी। अगला, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र प्रदान किया था। किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी BEIC ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार प्रदान किया था? तो हेनरी 8वें ने, एलिजाबेथ प्रथम ने, जेम्स प्रथम ने, तो चार्ल्स प्रथम ने। तो इसका उत्तर है एलिजाबेथ प्रथम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान दिया था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। 15 वर्ष के लिए यह शाही फरमान दिया गया था एलिजाबेथ के द्वारा कि जाओ और पूर्व के देशों के साथ व्यापार करो। बाद में BEIC ने जिस प्रकार की अपनी कार्यप्रणाली भारत में हमें दिखाई, उससे हम ये कह सकते हैं कि एलिजाबेथ ने इनसे कहा था कि ये लो 15 वर्षों का जो है अधिकार पत्र और जाओ और पूर्वी देशों को लूट डालो, खास करके भारत को। अगला, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है, विचार कर। पहला कथन है, दूसरा कारण है। क्या है? यूरोपीय व्यापारियों ने भारत में हुंडी प्रणाली का प्रचलन किया। हुंडी मुगल भारत में प्रचलन में थी, तो यूरोपीय व्यापारियों ने भारत में हुंडी प्रणाली का प्रचलन नहीं किया, इसलिए कथन तो गलत है। हुंडी मुगल भारत में प्रचलन थी, तो कारण आर बिल्कुल सही है। तो ए गलत है किंतु आर सही है, तो डी इसका हमारा उत्तर होगा। 11 का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा डी। आइए व्याख्या देखें। सबसे पहले तो हुंडी को समझ लीजिए कि हुंडी क्या थी। आपने हुंडी इस शब्द को जरूर सुना होगा। कोई किसी पर जो है किसी के साथ कुछ लेन देन करता है या इस तरह, तो व्यंग्यात्मक भाषा में अब हुंडी का प्रयोग होता है। कहते हैं कि हाँ लगता है कि वो बहुत हुंडी आपको दे देंगे या आप पर बहुत हुंडी लुटा देंगे, इस तरीके से जो है शब्द का प्रयोग होता है। ये मुगल काल में जो है व्यवस्था प्रचलन में थी। ये एक जो है ऋण पत्र के समान था। रुपयों को एक जगह से दूसरे जगह भेजने वगैरह के लिए हुंडी का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो ये मुगल काल में ही प्रचलन में थी। ये यूरोपीय व्यापारी लेकर के हुंडी को नहीं आए थे। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब प्रारंभ में आई तो इसका नारा क्या था? केवल भूभाग, व्यापार और भूभाग, भूभाग नहीं व्यापार। तो भूभाग नहीं व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा था। हालांकि हम जानते हैं कि कैसे एक व्यापारिक कंपनी धीरे धीरे करके भारत की शासिका बन बैठी। वो आगे सारी कहानी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो भूभाग नहीं व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा था और इससे जुड़े हुए बहुत सारे फैक्ट्स यहां पर लिखे हुए हैं। अगला, पुर्तगालियों के समय में बंगाल का कौन सा बंदरगाह पोंटो ग्राउंड के नाम से जाना जाता था? चंद्रद्वीप, हुगली, चटगांव, सतगांव। ABCD में से हमारा उत्तर है पुर्तगालियों के समय बंगाल का हुगली बंदरगाह पोंटो ग्राउंड के नाम से जाना जाता था। तो हमारा जो 13 का उत्तर होगा वो होगा बी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन 18वीं सदी में भारत में फ्रांसीसी कंपनी के विषय में सत्य है? फ्रेंच कंपनी से प्रश्न है। पहला, यह मुख्यतः एक राजकीय संस्था थी, यह एक निजी कंपनी थी, यह फ्रांसीसी सरकार की सहायता से कार्यरत निजी कंपनी थी, यह भारत में बने से फ्रांसीसियों द्वारा नियंत्रित थी। तो इसमें जो सत्य वाक्य है यह मुख्यतः एक राजकीय संस्था थी। तो भारत के लिए जो दौड़ प्रारंभ हुई थी यूरोपीय कंपनियों में, उस दौड़ में अंग्रेजों के मुकाबले फ्रेंच क्यों पीछे रह गए, यानी अंग्रेजों ने भारत में कैसे बढ़त बना ली और फ्रांसीसियों को पीछे छोड़ दिया। इसके जब कारणों की हम तलाश करते हैं तो बहुत सारे कारण इसके हमें मिलते हैं, लेकिन उसमें से प्रमुख कारणों में से एक कारण यह भी है कि जहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, वहीं पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक सरकारी कंपनी थी। ये भी भारत में इनके पराजय का एक प्रमुख कारण था, क्योंकि यहां सारी व्यवस्था सरकारी थी, यानी ढीली ढाली
देरी करने वाली सुस्त व्यवस्था थी। तो ए हमारा उत्तर है। ठीक है, तो यहां पर एक फैक्ट बताया गया है कि फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट को संस्थापक माना जाता है। 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई थी और ये फ्रांसीसी सरकार के एक विभाग की तरह थी, इतना अधिक नियंत्रित थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांसीसी क्षेत्र था? तो फ्रांसीसी क्षेत्रों की पहचान करनी है। पहला है माहे, दूसरा है चंद्रनगर, तीसरा है पांडिचेरी और डी उपरोक्त सभी। तो निश्चित रूप से हम जानते हैं ए बी सी डी में से सभी के सभी यानी उपरोक्त सभी। माहे तो काफी प्रसिद्ध है, जब जो आंग्ल और मैसूर युद्ध हुआ तो उसमें माहे का नाम बार बार आता है, क्योंकि माहे तो मैसूर राज्य के तट पर ही स्थित था और वो एक फ्रेंच बस्ती थी। और फ्रेंचों में हैदर अली में टीपू सुल्तान और फ्रेंचों में काफी घनिष्ठ दोस्ती थी। तो लुई यहां पर बताया गया है वही बात कि लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट द्वारा इसकी स्थापना हुई और फ्रांसीसियों ने 1673 में पांडिचेरी, 1690-92 में चंद्रनगर और 1724 में माहे पर अधिकार कर लिया। अगला, निम्न में से कौन से युद्ध के साथ ही अंग्रेजी आधिपत्य को फ्रांस की चुनौती समाप्त हो गई? यानी किस युद्ध ने यह सुनिश्चित कर दिया कि भारत रूपी मौके का अब केवल एक दावेदार है, दूसरा कोई नहीं? तो यह युद्ध था वांडीवास का युद्ध। वांडीवास के युद्ध ने स्पष्ट कर दिया कि भारत रूपी दौड़ से फ्रेंच पूरी तरीके से बाहर हो गए हैं। अब कोई भी यूरोपीय शक्ति ब्रिटिशों को चुनौती देने का दम नहीं रखती है। तो 3 आंग्ल फ्रेंच कर्नाटिक युद्ध लड़े गए, जिसमें कि स्पष्टतया निर्णय नहीं हो पाया। डुप्ले के समय तो फ्रेंच काफी भारी भी दिख रहे थे, लेकिन अंततः वांडीवास के युद्ध ने स्पष्ट कर दिया कि अब जो है भारत रूपी मौके की जो दौड़ है उससे फ्रेंच बाहर हो गए हैं। और इससे पहले 1757 में प्लासी का युद्ध जीत करके अंग्रेज आ गए थे और अप्रत्यक्ष रूप से ही सही पूरे बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था और उनका एक पपेट मीर जाफर अब बंगाल की गद्दी पर बैठा था। तो ऐसे में फ्रेंच तो इस नाते से और पिछड़ गए। तो वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को अंग्रेजी सेना नायक आयरकुट और फ्रांसीसी सेना नायक काउंट लैली के नेतृत्व में लड़ा गया। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की पराजय हुई और यह स्पष्ट कर दिया गया फ्रांसीसियों को कि जो छोटे छोटे जगह लेकर के तुम बैठे हो अब उसी में सिमट जाओ, नहीं तो पूरी तरीके से बोरिया बिस्तर बांधकर तुमको जो है यूरोप भेज दिया जाएगा। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा से सही सुमेलित हैं? तो बेदारा का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण युद्ध, रियर एडमिरल बोस्केवन। वांडीवास का युद्ध जनरल आयरकुट। बक्सर का युद्ध मेजर हेक्टर मुनरो। तो देखिए वांडीवास का युद्ध जनरल आयरकुट सही सुमेलित है, बक्सर का युद्ध मेजर हेक्टर मुनरो सही सुमेलित है, बेदारा का युद्ध ये सही सुमेलित नहीं है, क्लाइव इसका उत्तर होगा। तो 2 और 3 हमारा उत्तर होगा। तो 17 का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा बी। आइए व्याख्या देखें। तो बेदरा का युद्ध 1759 में क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को परास्त किया तथा डचों को भारतीय व्यापार से अलग कर दिया। अगला, फोर्ट सेंट जॉर्ज कहां स्थित है? फोर्ट सेंट जॉर्ज कहां स्थित है? कलकत्ता में, मद्रास में, बंबई में, दिल्ली में? तो ए बी सी डी में से जो हमारा उत्तर है वो है मद्रास। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित है मद्रास में। आइए व्याख्या देखें। तो 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास प्राप्त किया और एक किला बंद कारखाना लगाने की अनुमति भी इसने प्राप्त कर ली, जिसे फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा गया।
1658 ईस्वी में पूर्वी भारत की अंग्रेज बस्तियां बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन कर दी गई। एक ही गलती बार बार हो जा रही है। अगला, भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफलता का कारण था। क्यों असफल हो गया फ्रेंच? अच्छे ब्रिटिश शस्त्रागार, विशाल अंग्रेजी सेना, ब्रिटिश जंगी बेड़ा, निर्णय क्षमता, ABCD में से हमारा जो उत्तर है, बहुत सारे कारण है, लेकिन इसमें से अगर हम देखें तो ब्रिटिश जंगी बेड़ा कहा जाता है कि जो डुप्ले की सफलता थी उस समय ब्रिटिश जंगी बेड़े का उस प्रकार से प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन वही जब काउंट लाली आ गया तो ये लोग पिछड़ गए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था और बहुत लंबे समय तक, सबसे पहले तो पुर्तगालियों की नौसेना बहुत मजबूत थी, अंग्रेजों ने पूरी तरीके से पछाड़ दिया और एक लंबे समय तक अंग्रेजों की नौसेना सबसे ज्यादा विकसित थी, जैसे आज अमेरिका की नौसेना है। तो सी हमारा उत्तर होगा, 19 का जो उत्तर होगा हमारा वो होगा सी। आगे तो यहां पे लिखा है, कर्नाटक युद्धों ने स्पष्ट किया कि ब्रिटिश नौसेना कितनी शक्तिशाली है। डुप्ले की सफलता काफी हद तक ब्रिटिश नौसेना की निष्क्रियता पर आधारित थी। धीरे धीरे ब्रिटिश नौसेना सशक्त होती गई, जिसके कारण काउंट लैली डुप्ले जितना सफलता प्राप्त नहीं कर सका। अगला, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को पट्टे पर किस वर्ष में प्राप्त किया था? अब इस तरह के प्रश्न जो सीधे सीधे वर्ष पूछते हैं ये काफी डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो 1637, 1638, 1639, 1640 एक क्रम से, ठीक है। तो 1639 इसका उत्तर है सी। आइए देखें, तो 1639 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास प्राप्त किया, एक किलाबंद कारखाना लगाने की अनुमति प्राप्त की और इसे ही फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा गया। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। अब आप देखिए, ये देख करके तो बहुत मुश्किल प्रश्न लग रहा है, लेकिन हम कैसे बढ़ेंगे? हम ऐसे बढ़ेंगे कि जो सबसे आसान होगा हम उससे ही अपनी बात शुरू करेंगे। तो हमें एक नाम तो बहुत अच्छे से याद है, वास्को डिगामा किस देश का था? पुर्तगाल का था। तो आइए मैच कराएं। ए का 2 हमें कहां दिख रहा है? ए का 2 हमें केवल बी में दिख रहा है, इसका मतलब इसका उत्तर है बी। इसका मतलब क्या है? इसका उत्तर है बी, ठीक है। तो उत्तर है बी। आइए देखें, तो कैप्टन जेम्स कुक ब्रिटेन का था, ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मान आइलैंड ने न्यूजीलैंड की खोज की, वास्को डिगामा पुर्तगाल का समुद्री यात्री था। ये देखिए, ये जो शब्द है ना कि खोज की, ये बहुत गंदा शब्द है। कहते हैं कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। क्या 1498 ईस्वी पूर्व भारत नहीं था? ये है कि वास्को डिगामा ने एक नए रास्ते की खोज की। कोलंबस एक ऐसे जगह पर गया जहां की जिसके बारे में यूरोप के लोगों को नहीं पता था। वहां सेटलमेंट्स थे, लोग रहते थे, तो कोई खोज नहीं हो रही थी। ये बहुत गलत तरीके से शब्द का प्रयोग होता। खोज किया, खोज नहीं किया। ये अपरिचित थे, इन्होंने इस बात को जाना कि नहीं, यहां पर भी एक देश है, जिसको इन्होंने अमेरिका कह दिया। यहां पर भी एक देश है भारत जिसका नाम है, यहां पर भी एक देश है। हाँ, कुछ द्वीप हैं जिसमें कोई जो है मानव गतिविधि नहीं थी, लेकिन भारत अमेरिका जैसे जगहों पे तो नहीं था। तो कोलंबस स्पेन का निवासी था, इसने अमेरिका में स्पेनिश उपनिवास की नींव रखी, सारी बातें। अगला, विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में मुगलों के पतनों पर व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आए थे? विलियम हॉकिंस काफी प्रसिद्ध नाम है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? तो निश्चित रूप से 22 का उत्तर है जहांगीर। कहा जाता है कि ये विलियम हॉकिंस जो जेम्स प्रथम का दूत था, इसने जो है ये जो पत्र लेकर के आया था, असल में वो अकबर के ही नाम संबोधित था। इनको सूचना नहीं थी कि अब जो है अकबर का काम तमाम हो चुका है, ठीक है। तो ये जो है मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में आया था और ये काफी अच्छी जो है फारसी वगैरह बोलता था। इससे प्रसन्न होकर जहांगीर ने इसे 400 का मनसब प्रदान किया और इसे इंग्लिश खां की उपाधि भी प्रदान की, ठीक है। इसे इंग्लिश खां की भी उपाधि इसने प्रदान की।
अगला, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस डुप्ले, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ए बी सी डी में से बिना हिचक इसका उत्तर है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने एक व्यापारी कंपनी को भारत की शासिका बना डाला। प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने जिस हिम्मत का परिचय दिया है, जिस चतुराई कूटनीति का परिचय दिया है, वो इतिहास में बिरला मिलता है। प्लासी के मैदान में बहुत कम, और जो आंकड़े अब निकल करके आते हैं वो आंकड़े मैं बोलना नहीं चाहूंगा, बस ये कहूंगा कि क्लाइव के पास तो एक प्रकार से नाम मात्र की सेना थे, 50,000 की सेना लेकर के खड़े थे सिराजुद्दौला। तो रॉबर्ट क्लाइव निश्चित रूप से स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक अंग्रेजों के लिए तो था ही। तो रॉबर्ट क्लाइव, प्लासी, ये सारी जानकारी तो विलियम पीट ने ये बात कही थी कि रॉबर्ट क्लाइव क्या है, स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक है। निश्चित रूप से प्लासी में इसने विजय दिलाई। निम्नलिखित में से कौन रेगुलेटिंग अधिनियम में दिए गए गवर्नर की काउंसिल का सदस्य नहीं था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो जॉन क्लेवरिंग, कर्नल मानसन, रिचर्ड वारवेल, ये तीनों थे। लेमास्ट्रे ये नहीं थे। तो हमने बड़े अच्छे से इसको पढ़ा हुआ है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, यहां 72 लिखा है। प्रशासन मंडल एक बनाया गया, कहा गया कि 4 की एक जो है परिषद बनेगी और उसमें जो है एक गवर्नर जनरल होंगे बंगाल के और 4 उनके पार्षद होंगे। निर्णय जो है बहुमत से लिया जाएगा और बंधनकारी होगा। ये सारी बातें की गई। तो गवर्नर जनरल जो कि वारेन हेस्टिंग था, ये इस परिषद का, इस काउंसिल का प्रेसिडेंट था, अध्यक्ष था, और सदस्य थे फिलिप, फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और बारवेल। ठीक है, ये सारी चीजें। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट प्रश्न हमने लिया हुआ है और इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको तुरंत लिखना है। अख्तर पिया किसका उपनाम था? अख्तर पिया किसका उपनाम था? वाजिद अली शाह, अहमद अली शाह, मोहम्मद अली शाह, गाजीउद्दीन हैदर। तो अख्तर पिया वाजिद अली शाह का उपनाम था। ए, ठीक है। वाजिद अली शाह के बारे में अगर समय मिले तो जरूर पढ़िएगा। ये वाजिद अली शाह ही हैं जिनके बारे में ये प्रसिद्ध कहावत आपने सुनी हुई थी होगी कि जब लखनऊ पर अंग्रेजों ने, लखनऊ को टेक ओवर करने के लिए वो आए तो नवाब साहब को पकड़ लिया गया। तो नवाब साहब से पूछा गया कि आप भागे क्यों नहीं? तो नवाब साहब ने ये कहा कि मुझे कोई जूता पहनाने वाला नहीं था। तो लखनऊ की नवाबी आपने निश्चित रूप से सुनी होगी। तो ये इन्हीं के परिवार का था और इन्हीं की पत्नी तो नहीं कहा जा सकता है, महल ऐसे एक टाइटल होती थी, पत्नी से नीचे दर्जा होता था। बेगम हजरत महल का आपने नाम जरूर सुना होगा। बिरजिस कादिर को उन्होंने राजा घोषित करके पूरा 1857 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो इन्हीं की पत्नी से कम के नीचे वाले दर्जे की थी। तो लखनऊ का नवाब वाजिद अली की विलासिता कारण उनका नाम अख्तर पिया पड़ गया। ठीक है, तो ए इसका उत्तर है। वाजिद अली शाह के बारे में समय मिले जरूर पढ़िएगा, बहुत मजेदार चीजें आपको पता चलेंगी। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले प्रश्न में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।